एंटीसिपेटरी ब्रीच पढ़ो। हम लोग ब्रिज कर रहे हैं। What is bridge? Breaking or rather not fulfilling, कुछ भी लिख सकते हो, चलेगा। Breaking what? Terms of the contract, huh? Breaking the terms or not fulfilling terms, दोनों चलेगा, कोई मार्क्स कम नहीं होंगे। ब्रिज में दो टाइप से याद है ना, एक नॉर्मल ब्रिज और दूसरा एक्सपेक्टेड यानी कि एंटीसिपेटेड ब्रिज। लेकिन पेपर में एक्सपेक्टेड नहीं लिख सकते, मीनिंग वही हुआ, लेकिन पेपर में एक्सपेक्टेड नहीं लिख सकते, एंटीसिपेटरी लिखना है। एक्सपेक्टिंग, एक्सपेक्टेड ये टर्म्स नहीं चलेंगे, ऑल्दो मीनिंग इज सेम स्टिल। कौन सा अभी इधर भी खाएंगे? हाँ हाँ ठीक है, खत्म करो फिर। एक एक मिनट, आराम से आराम से, मतलब आराम से खा, मत कर, फिर डाइजेस्ट नहीं होगा, वो ठीक नहीं है। डाइजेस्ट नहीं हुआ तो वो जहर होता है और कुछ नहीं। हाँ बोलो। हाँ वो एंटीसिपेटरी गिना जाता है टेक्निकली। हाँ तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी, तो डैमेजेस उतने ही मिलेंगे। अभी 4 घंटे में थोड़ी प्राइस में चेंज होगा, उस दिन ज्यादा दिन थे, नहीं फर्क पड़ेगा, तो डैमेजेस उतना ही, इससे क्या फर्क पड़ता है। एंटीसिपेटरी ब्रिज का वैसे कोई वैल्यू नहीं है, खाली दूसरे पार्टी को एक चांस मिलता है, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर सकते हैं। अभी एक रात पहले बोल दिया कि लगता नहीं मैं कल आ पाऊंगा, तो टेक्निकली वो एंटीसिपेटरी ब्रिज ही है, लेकिन उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा सामने वाले। हाँ लेकिन फिर भी पूछा तो वो क्या है, एंटीसिपेटरी ब्रिज। ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस है तो वो एक्चुअल ब्रिज है, एनी टाइम बिफोर परफॉर्मेंस अगर कम्युनिकेट किया तो वो एंटीसिपेटरी ब्रिज। डन। अरे तो वो नहीं पूछेंगे ऐसा 12 बजे क्या होगा, फिर 1 बजे क्या होगा। परफॉर्मेंस के पहले किया तो एंटीसिपेटरी ब्रिज है, परफॉर्मेंस के वक्त नहीं किया ब्रिज किया तो एक्चुअल ब्रिज है। तो 12 बजे 12:30 बजे तो पकड़ लेने का कि उसी दिन है, तो नहीं, एक्चुअल ब्रिज है। क्या बोल, ऐसे बजे के ऊपर क्वेश्चन नहीं है, डोंट वरी। आ गया तो तुमको बेसिक कॉमन सेंस है ना, वो अप्लाई करना, आंसर दे देना, बेसिक कॉमन सेंस। नहीं एंटीसिपेटरी ब्रिज में ऐसा नहीं होता, कम्युनिकेशन यही टाइम पे होना चाहिए, वही टाइम पे होना चाहिए, पहले किया एंटीसिपेटरी ब्रिज, और उसका कोई वैल्यू भी तो नहीं है, सामने वाला पार्टी इग्नोर कर सकता है, बिल्कुल इग्नोर कर सकता है, लेकिन सामने वाला पार्टी ये भी तो बोल सकता है कि नहीं भाई अच्छा किया बोल दिया, मैं अभी किसी और को दे देता हूँ। वो तो तुम बोल रहे हो वो तो एक्सेप्टेंस के लिए है या डिलीवरी के लिए, गुड्स डिलीवर करने के लिए, इसके लिए नहीं है। इसके 2 बजे किया, नहीं उठाया फोन, और क्या कर लेंगे, लगता नहीं कल कर पाऊंगा, चल कल सुबह बात करेंगे, नहीं अभी बात करनी, अरे पागल है क्या, तो कल सुबह बात करेंगे, और वैसे भी अभी का कोई वैल्यू है ही नहीं, कल सुबह ही है कॉन्ट्रैक्ट, तो तब मान लेंगे। अभी 2 दिन पहले फोन करता तो रीजनेबल था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले किया है भी। अब बात समझो, इससे क्या फर्क पड़ता है कि ए भी है या बी है, ज्यादा ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, डैमेजेस जितना है उतना भर के मिलेगा प्रोमिसी को। ओके हाँ, ये मेन नहीं है एक्चुअली, मेन इसके आगे आता है। एक्चुअल ब्रिज खत्म, एंटीसिपेटरी ब्रिज खत्म, आगे बढ़ो। मेन है रेमिडीज, वही है ना, नहीं नहीं हाँ बराबर, लेकिन वो रेमिडीज नहीं है, तो रेमिडीज फॉर ब्रिज है ना, वो मेन क्वेश्चन है। पूरा यूनिट इसी के ऊपर बेस्ड है, और कुछ चीजें तो बहुत बकवास दी इंस्टीट्यूट ने।
लेकिन अभी क्या करे, दिया है तो दिया है, उसको शॉर्ट में कर लेंगे। वो हम लोग जो बकवास दिया ना, कुछ नहीं, एक ही अरादर कॉन्सेप्ट है जो सच में बकवास दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। रेमेडीज फॉर ब्रिज, मतलब जो बंदा ब्रिज करेगा तो सामने वाले को क्या रेमेडीज मिलेंगे। तो पहला रेमेडी, सूट फॉर डैमेजेस। डैमेजेस मतलब कॉम्पेंसेशन, डैमेज को रिपेयर करने के लिए जो दिया जाता है उसको डैमेजेस बोलते। डैमेज को रिपेयर करने के लिए जो दिया जाता है, तुम्हारी वजह से मेरा डैमेज हुआ, तो जितना डैमेज हुआ उसको रिपेयर करने के लिए मिलता है वो डैमेजेस। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, डैमेजेस मीन्स कॉम्पेंसेशन। अच्छा, अब इसमें टाइप्स है। एक और है एक्चुअली, एक है ऑर्डिनरी, एक है स्पेशल। रुको रुको, पहले मत लिखना, रुको। एक है एग्जाम्पलरी, ये इमोशनल लॉस के लिए होता है, या उसका दूसरा नाम है विंडिक्टिव, इमोशन या रेपुटेशन का लॉस। फिर एक है डेटरेशन, डेटरियोरेशन कॉज बाय डिले। फिर एक है, और कुछ है मेरे, चेक करो अगर ऑर्डिनरी स्पेशल एग्जाम्पलरी पेनल्टी नहीं, सॉरी, प्रीफिक्स है, वो तो एक्चुअली इधर होना चाहिए, ठीक है चल प्रीफिक्स, तो नाम से ही पता चलता है पहले से फिक्स है प्रीफिक्स। हाँ नॉमिनल, हाँ नॉमिनल, ये क्या बोल गया। ऑर्डर ठीक है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। ऑर्डिनरी मतलब जो 110 रुपया 25 रुपया था ना लास्ट ईयर में, वो ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी का मतलब भाई एक्चुअल लॉस, तो जो एक्चुअल लॉस के लिए लेता है वो ऑर्डिनरी डैमेजेस। ये स्पेशल लॉस है, ओनली इफ नोटिस इज गिवन या प्रीस्पेसिफाइड। तो ये और वो सेम ही हुआ, हाँ ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ फर्क नहीं है। पहले ही बोल के रखा कि तुम ब्रिज करोगे तो इतना लाख रुपए देंगे। जैसे मतलब 5 साल का बॉन्ड है, कोई बड़ा क्लास अपने प्रोफेसर को बोलता है कि भाई 5 साल तक छोड़ के नहीं जा सकते, पर हमने तुमको खरीद तो नहीं है, तो अगर 5 साल के पहले छोड़ोगे तो 15 लाख रुपया भरो, लेकिन मैं छोड़ने की वजह से आपका 15 लाख का नुकसान, उससे कोई लेना देना नहीं है, भरो भरो, पहले ही बोल के रखा है। स्पेशल डैमेजेस, स्पेशल केस में क्लर्क छोड़ के जाएगा तो मेरा नुकसान नहीं है, तुम छोड़ के जाओगे तो मेरा नुकसान है, मत लेना। और मैंने पहले भी बोला था एग्जाम्पल, और मैंने तब भी बोला था कि इसमें क्लास की कोई गलती वैसे देखा जाए तो नहीं है, क्योंकि उनको तुमसे 15 लाख रुपए नहीं चाहिए, वो इतना बड़ा आदमी होगा कि तुमसे 15 लाख लेके वो नहीं चाहिए उसको, तुमसे 15 लाख, तुम उसको ये चाहिए कि तुम 15 लाख के डर के वजह से छोड़ के ना जाओ, तो स्पेशल डैमेजेस। यही है प्रीफिक्स, म्यूचुअली फिक्स होता है बिटवीन बोथ द पार्टीज, एस्टिमेट करते हैं कि इतना इतना लॉस होगा, लेकिन ये ना अनरीजनेबल भी हो सकता है, 15 लाख 20 लाख 25 लाख, ये एक रीजनेबल एस्टिमेट करके डिसाइड होता है। तो ये इंटरेस्टिंग है, ये सिर्फ 2 केस में होता है, एक मैरिज ब्रिज, बोला था ना बहुत बार आएगा, और दूसरा, ये तो मेरा फेवरेट एक्चुअली, रॉन्गफुल डिसऑनर। तुम लोग का पहले वाला फेवरेट हो सकता है, मेरा ये सेकंड वाला फेवरेट है, मुझे ये ज्यादा पसंद है, मुझे ये भी पसंद है, लेकिन ये ज्यादा पसंद है। शादी का वादा किया और नहीं निभाया, अब तो अभी जेल में डालेंगे, अब थोड़ी ये भी सब मैरिड हूं मैं, और किसी को प्रॉमिस किया और अब नहीं करना चाहता शादी, तो भी कोर्ट मुझे जबरदस्ती
अरे नहीं कर सकता, भले मैंने प्रॉमिस किया तो भी नहीं कर सकता। सी कोर्ट क्या बोल सकता है कि तुम पैसे ले लो दूसरे पार्टी को, कि जो किया है वो गलत किया है, तो उनको सजा देने के लिए पैसे ले लो। अब यहाँ पे द इंटेंशन इज नॉट टू मेक मनी। उस लड़की के इमोशन के पैसे में थोड़ी वैल्यू होती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, लड़की को जेल में तो नहीं डाल सकते, ऐसा तो उसने कुछ काम नहीं किया। अब शादी का प्रॉमिस करना और तोड़ना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब कल परसों ही मेरे रिलेशन में एक कजिन का, ऐसा बोलना नहीं चाहिए बात, लेकिन वो क्या बोलते रहे उसको, शादी टूट गई। उसने प्रॉमिस किया था नहीं कभी, उसमें थोड़ी जेल में डालेंगे बच्चे को, पता भी नहीं कि किसकी गलती है। थोड़ी मतलब मेरा भाई है इसका मतलब थोड़ी वो सही हो सकता है, कोई भी सही हो सकता है, गलत हो सकता है, या दोनों सही हो सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैरिज ब्रिच, दूसरा, ये समझा ना, ब्रिच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी ऐसा लिखता है, एक ही बात है। रॉन्गफुल मैरिज ब्रिच मतलब मैरिज ब्रिच नहीं है एग्जैक्टली, मैरिज का प्रॉमिस ब्रिच किया, रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चिट। अब ये मेरा इसलिए फेवरेट है, सुनो, मुकेश ने, अंबू, वो नहीं सिगरेट वाला, हाँ, मुकेश अंबू ने मुझे चेक इशू किया 10,000 का, बस इतना सा, हाँ जरूरी है, नहीं 10,000, खाली 10,000, इनफैक्ट और भी कम लेते तो भी चलेगा, लेकिन वो बहुत उसके शान शौकत के खिलाफ है, तो 10,000 रुपए का चेक इशू किया। 10,000 मतलब मुकेश अंबू के लिए तो कुछ भी नहीं है, पीनट्स भी नहीं बोल सकते, इतना छोटी अमाउंट है उसके लिए। चेक डिसऑनर हो गया। अब इसमें मुकेश की कोई फॉल्ट नहीं है, बैंक के क्लर्क की वजह से कुछ मिसप्लेस हो गया, हो सकता है ना। चेक तो भाई मैंने क्लियरेंस के लिए डाल दिया, उसके बाद तो वो जो भी क्लर्क होता है उसकी गलती हो सकती है, यूजुअली नहीं होती, लेकिन हो गई सपोज, और उसके वजह से चेक डिसऑनर हो गया। मुझे क्या लेना देना है, मैं क्या बोलूंगा मार्केट में कि मुकेश ने चेक दिया और अब ये अच्छी इंफॉर्मेशन है बुरी इंफॉर्मेशन है ना, बुरी इंफॉर्मेशन। और ये अगर अमाउंट है ना ज्यादा होती ना तो भी समझ सकते थे, माफ नहीं करेंगे पैसा, 10 करोड़ होता, 15 करोड़ होता, 25 करोड़ होता, तो अगर डिसऑनर होना तो फिर भी बात समझ सकते हैं कि 25 करोड़ रुपया उस वक्त उस बैलेंस अकाउंट में नहीं था, ये समझ सकते हैं, माफ नहीं करने वाले हैं, तुम बात समझो, लेकिन समझ सकते हैं। लेकिन 10,000 रुपया विड्रॉ मतलब डिसऑनर होता है, मतलब ये अरबों के धंधे वड़ा पाव के धंधे ऐसा हो गया। बैंक में 10,000 रुपया नहीं है, तो ये किस बेसिस पे चल रहा है, जियो और जीने दो, भाई हमको भी तो जीने दो। 10,000 अभी बात समझ, बाद में मुझे 10,000 रुपया मुकेश दे देगा, लेकिन इससे ये नहीं ना क्लियर हो जाएगा, मार्केट में तो वो इन्फॉर्मेशन फिर भी रहेगी, और नेगेटिव इन्फॉर्मेशन तो इजीली फैल जाती है, एक बार नेगेटिव हो भी गया तो उसको पॉजिटिव करना मुश्किल होता है, तो नाम खराब हो गया मुकेश का। अब इसमें किसकी गलती है, किसकी गलती है, बैंक की। बताओ कौन किसके अगेंस्ट सूट फाइल करेगा, डैमेज बैंक, बैंक करेगी, मुकेश करेगा अगेंस्ट बैंक का। तो अब बात ये है ना कि अमाउंट जितनी कम उतना लॉस ज्यादा, और इसका लिंक तुमको मिलेगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में, सीए इनकम में। अब मेरा पर्सनली ये फेवरेट है, इसमें तो क्या है, क्या अभी इसमें तो वैसे भी चटपटा टॉपिक और कुछ नहीं है। ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी, ओह कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ नहीं इंटरेस्टिंग, प्रॉमिस किया शादी नहीं किया, थोड़ी बच्चे को जेल में डालेंगे, बच्चे नहीं बड़ा है सॉरी, थोड़ी जेल में डालेंगे उसको, लड़के को या लड़की को नहीं डाल सकते। अब इस पर ट्रिकी क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते ना बाबा, लेकिन इसमें बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्योंकि ये तो अपने रिलेटेड है ना, ये डेफिनेटली अपने रेडी है, क्या है इसमें थोड़ी ट्रिकी क्वेश्चन पूछेंगे मैरिजेस के ऊपर डिटेल में, क्वेश्चन आ सकता है लेकिन इसमें सिंपल आएगा, इसमें कॉम्प्लेक्स आएगा, तो इसमें ज्यादा ध्यान देखना। भले दोनों में सेम ही कंटेंट लिखा है लेंथ वाइज, लेकिन ये भयंकर चीज है, इसमें ट्रिकी कुछ भी पूछ सकते हैं, और मैं तो होता तो मैं इसके ऊपर ट्रिकी क्वेश्चन बना देता, कुछ ना कुछ बना देता, और मैं ना, कॉन्सेप्ट बहुत छोटा होता है, लेकिन वो 10-10 लाइन का केस स्टडी बना देते हैं, समझा ना। स्टोरी बनाने कितने कितना जाता है रे, 10 लाइन बना लेंगे, कॉन्सेप्ट उसमें खाली 2-3 लाइन का ही होता है, लेकिन 10 लाइन तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाता है, और हो सकता है कि तुम वो पढ़ते 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 भटक जाओ, वो भी एक इंटेंशन होता है इंस्टीट्यूट,
इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ उनको तुमको फेल ही कराना है, पास नहीं। तुमको पास होना पड़ेगा। बोर्ड में उल्टा होता है, बोर्ड में पास कर ही देते हैं, कर ही देते हैं ना। उसमें स्कोरिंग का इश्यू है, वो भी हो जाता है। अब कुछ एसवाईजीसी के भी है, उनको नहीं बोलना चाहिए हो जाता है, नहीं तो फिर नहीं पढ़ेंगे। हो जाता है मतलब 65-70% वगैरह तो आ ही जाते हैं ना ऐसे। उसके लिए थोड़ी कुछ एफर्ट्स लेने। पासिंग के लिए तुम अगर तुमको एफर्ट्स लेने पड़ते तो फिर तुम गड़बड़ है। पासिंग के लिए तो कोई एफर्ट्स तो नहीं लेने, छोटा मोटा प्रिपरेशन करोगे तो भी विथ मार्जिन पास हो जाते हैं। ये क्लियर है? हाँ बोल ना। सेकंड वाले में हाँ प्रॉमिस और प्रॉमिस को छोड़ के किसी और वो किसी और के अगेंस्ट सूट फाइल हो रहा है, मिस्टेक किसी और की हाँ बिल्कुल उनकी है ना, थर्ड पार्टी है ना। लेकिन एक्चुअली देखा जाए ना, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो चेक के केस में ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बोलता है ना, सुनो सुनो, बिल ऑफ एक्सचेंज पता है ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो चेक इज अ टाइप ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तेरे क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर मिल जाएगा। चेक इज अ टाइप ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो कितने पार्टीज होते हैं, दो या तीन? तीन होते हैं ना, ड्रॉ ड्रॉई पे। एचएम सर ने चेक इशू किया, चलो मुकेश की बात कर रहे थे, मुकेश ने चेक इशू किया, मुकेश ड्रॉ, मैं पे यू और बैंक ड्रॉ ही है, तो थर्ड पार्टी नहीं है। बैंक भी उसी ट्रांजैक्शन का हिस्सा है। मैंने हाँ बोला पहले, लेकिन नहीं, बैंक भी उसी ट्रांजैक्शन का हिस्सा। चेक इज अ टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ओनली, लेकिन ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज जिसमें ड्रॉई हमेशा बैंक होगी। क्योंकि ड्रॉई वही होता है ना जो एक्चुअली पेमेंट करता है, पे ही वही होता है जिसको पेमेंट होने वाला है, और ड्रॉवर गड़बड़ कर सकता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉवर को यूजुअली पेमेंट मिलता है, यहाँ पे अलग है। यहाँ पे मुकेश पे बर्डन बेयर करेगा, लेकिन पेमेंट तो ड्रॉई ही पे कर। समझ में आया ना? तो अगर अंबानी चेक इशू करता है तो अंबानी कौन है, ड्रॉवर है। अंबानी की बैंक, मुझे नहीं पता कौन से बैंक में उसका अकाउंट है, सपोज बैंक ऑफ इंडिया, इसमें किधर किधर रहेगा, लेकिन ड्रॉई, और पेमेंट मुझे होने वाला है, तो मैं पे ही बन गया। ये समझा? तो किधर थर्ड पार्टी आ गया, स्ट्रेंजर टू है ही नहीं, प्रिविटी तो है ही नहीं। मैं भी उसी वक्त वही सोच रहा था कि प्रिविटी में किधर आता है, नहीं नहीं इधर आता है। जबरदस्त डाउट पूछते हैं, मजा आ जाता है। समझा क्या? समझा ना? ये ऑब्वियसली तुमको पता नहीं था तो तुमको ये क्वेश्चन आना, इनफैक्ट ये इंटर लेवल का क्वेश्चन था जो तुमने पूछा। ये इंटर में आता है ड्रॉ ड्रॉई पे, लेकिन अभी करोगे तो कोई रॉन्ग नहीं है, इनफैक्ट अच्छा रहेगा। बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टीज है, चेक में भी तीन पार्टीज है। चेक बिल ऑफ एक्सचेंज का ही एक पार्ट बोल सकते हैं, लेकिन उसमें ड्रॉई हमेशा बैंक होती है। पे ही तो पता है, ड्रॉवर तो पता कर ही सकते हैं कि जो ड्रॉ करता है। ये मेरे लैंग्वेज में नहीं बोल रहा हूँ, लॉ में ऐसा ही दिया कि चेक इज अ टाइप ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर। बैंकर बोलते हैं लिखते टाइम, बैंक नहीं बोलने का, बैंकर बोलने का। लिखते टाइम मतलब बोलने का नहीं, लिखने का, बैंकर। जितनी अमाउंट छोटी उतना रेपुटेशन का लॉस ज्यादा। तो मतलब ऐसा नहीं कि 40 करोड़ का चेक डाला तो भाई रेपुटेशन ज्यादा, नहीं, उल्टा कम चेक, कम अमाउंट का चेक डिसऑनर हो गया तो उल्टा ज्यादा डैमेजेस के लिए सूट फाइल करेगा मुकेश। दैट डिपेंड्स अपॉन रेपुटेशन ऑफ दैट पर्सन। वो भी तो सही है ना, मुकेश चेक इशू करेगा तो मुकेश की रेपुटेशन भी उतनी है। मैं चेक इशू करूं तो मेरी रेपुटेशन क्या है, दो चार लोगों को बोल देगा, उससे कुछ मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे। हाँ 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 बोल। चेक बाउंस हो गया हाँ बैंक थोड़े चार्जेस काटते हैं ना, तो वो इसमें आएगा ऑर्डिनरी। नहीं, वो पेनल्टी भी सेपरेट भी है, वो डैमेजेस में नहीं है। वो बैंक को अथॉरिटी दिया आरबीआई ने कि तुम पेनल्टी के नाम से कुछ करो, पेनल्टी लगाता है ना वो, उसमें डैमेजेस नहीं है।
चेक बाउंस का, हाँ बराबर, बैंक चार्जेस डिडक्ट करती है, वेरी गुड। उसमें सेपरेट है देख पेनल्टी, आगे आएगा, ये क्लियर है। क्वेश्चन पूछते रहे, सुपर, मतलब ध्यान रहता है किधर आसपास, मतलब हुआ होगा ये इंसिडेंट कि चेक बाउंस हुआ होगा, और ये भी पता चल गया होगा कि उसमें बैंक डिडक्ट करती है, और ऑब्वियसली वो चेक इसने तो इश्यू नहीं किया होगा, तो पेरेंट्स का या किसी का हुआ होगा, पर इसको पता चला, मतलब आदत होगी घर पे भी तंग करे जैसे मुझे तंग करती है, इन गुड सेंस, इन गुड सेंस, इट इज गुड। अच्छा है, अब कॉमर्स के स्टूडेंट है तो कॉमर्स के बारे में पूछेंगे ना घर पे, तब पूछना भी चाहिए। डिटेरियोरेशन कॉज्ड बाय डिले, डिटेरियोरेशन मतलब गुड्स खराब हो गए, किसकी वजह से, डिले की वजह से, किसने डिले किया, कैरियर ने, कैरियर कैरियर गुड्स कैरियर, तो उसने डिले किया, उसकी वजह से गुड्स खराब हो गए, तो किससे रिकवर करेंगे, कैरियर से। अब उधर भी कॉन्ट्रैक्ट है, हाँ स्ट्रेंजर नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है ना, कैरियर को अपॉइंट किया कि हे कैरियर तुम गुड्स इसको डिलीवर कर देना, अब इसने डिले किया, उसकी वजह से लॉस हो गया, मेरा लॉस हो गया, ऑर्डर चला गया इसके हाथ से, मिलने वाला था वो, अब इसने ऑर्डर दिया था, ये चला गया ना मेरे हाथ से, या ऐसा भी हो सकता है कि गुड्स खराब हो गए, देखो उन्होंने क्लियरली दिया है, डिटेरियोरेशन डज नॉट नेसेसरली मीन डिटेरियोरेशन ऑफ गुड्स, डिटेरियोरेशन का मतलब ये भी है कि लॉस ऑफ स्पेशल अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल, मिला, देखो पढ़ो उसमें, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं, बाकी जो मैंने बोला वो सफिशिएंट है, लॉस ऑफ स्पेशल अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल, ऐसा कुछ है देख, बराबर ना, तुम्हें बता दो लॉस ऑफ स्पेशल अपॉर्चुनिटी क्या है, लॉस ऑफ स्पेशल अपॉर्चुनिटी मतलब ये मुझे स्पेशल प्राइस पे गुड्स ले रही थी मेरे से, अब इसने डिले किया, उसकी वजह से मेरे हाथ से ये ऑर्डर चला गया, अब मुझे बाहर बेच सकता हूँ मैं, लेकिन वो प्राइस नहीं मिलेगा जो ये देगी, समझ में आया, गुड्स खराब नहीं हुए, पर मेरा अपॉर्चुनिटी गया, अरे डील गया, मेरे हाथ से ऑर्डर चली गई तेरी वजह से, तू भर के दे, समझा, खत्म, पढ़ लो, पढ़ लो, समझ में आ जाएगा, डिफिकल्ट नहीं है। बीसीके का पेपर सेट हो गया है, एमसीक्यूज है वो तो क्या, चैप्टर 1 बीसीके, अरे वो सोल ट्रेडिंग वगैरह वाला, ओके वो सिंपल है, कुछ है नहीं, बस कंसेप्ट बेस है वो, लाइबिलिटी किसका कितना, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितना, ये सारे क्वेश्चन और एमसीक्यू में टिपिकल वही आएंगे, किसकी लाइबिलिटी क्या है वगैरह, वो सब कट 20-22 ही होंगे, मैंने गिने नहीं उसके हिसाब से, हाँ चैप्टर, वो सिंपल है और वही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बीसीके में, बाकी चैप्टर से ऐसा जरूरी नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट है मतलब उससे ही आए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है तो सब लोग वही पढ़ेंगे, तो इंस्टीट्यूट तो चाहती है ना कि फेल करना, तो वो दूसरे चैप्टर में भी पूछ सकती है, लेकिन फिर भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वही चैप्टर, क्योंकि उसमें एमसीक्यूज भी पूछने लायक है ना, किसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, किसकी अनलिमिटेड है, किसका सेपरेट लीगल एंटिटी है, किसका नहीं है, मिनिमम नंबर्स ऑफ पार्टनर्स, या समझो ना प्राइवेट कंपनी में इतना, पब्लिक कंपनी में, बहुत कुछ पूछ सकते, बहुत कुछ पूछ सकते हो, उसमें जितना वैरायटी है वो बाकी चैप्टर्स में नहीं है, और प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस भी ऐसे हैं कि भाई उस पे ज्यादा पूछा है, वेटेज उसका ज्यादा है, फॉर ऑब्वियस रीजंस वही होना चाहिए, नहीं वो नहीं पूछेंगे, वो मॉड्यूल में होगा तो ही पूछते, कंपनी का हेड किधर है, वो थर्ड यूनिट में है थोड़ा सा, बोल ना क्या हुआ, थर्ड चैप्टर में है, वो थोड़ा सा कर लेंगे बाद में, वो मैंने नहीं करवाया पता है, पर वो कंपनी के बारे में दिया है, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है,
तो वो कर लेंगे, उसमें कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है। तुम पहले बाकी चैप्टर्स कंप्लीट करना, और ये इनफैक्ट भयंकर चीज है। ये क्लियर है? रिटर्वेशन कॉज बाय डिले क्लियर। प्रीफिक्स तो म्यूचुअली फिक्स है और कुछ मत करना उसमें से, मॉड्यूल में से। नॉमिनल, नो एक्चुअल लॉस, इधर एक्चुअल लॉस हुआ है ना, इधर एक्चुअल लॉस, नो एक्चुअल लॉस, लेकिन ब्रिज हुआ है। इसके ब्रिज की वजह से जरूरी नहीं है कि मेरा नुकसान हो। एक मैंने बोला था कि तुम 4 नंबर को डिलीवर करना, इसने आज डिलीवर किया, अब इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैं यूज करूंगा बाद में ही आराम से। तो मुझे क्या कोई लॉस होने हो गया? नहीं, मैंने सिर्फ 4 नंबर बोला, उसने आज दे दिए। अब इसमें मेरा कोई लॉस नहीं हुआ, लेकिन मैंने बोला 4 था, तुमने डिले किया ना 2 दिन 3 दिन जो भी है वो बराबर है, तुम्हारी गलती है, तो देना पड़ेगा पैसा। कितना? 2 रुपया 4 रुपया ऐसा दे देते हो। अभी तुमको पता चलना चाहिए कि तुमने गलती की है, बस उसके लिए। मुझे पैसा नहीं कमाना है, बस तुमको पता चलना चाहिए कि मुझे गलती हुई। हाँ, सर आपने लास्ट टाइम बोला था कि इफ आई एक्सेप्ट तो फिर कुछ पे नहीं करना होगा। नहीं पे करना होगा, फिर अभी आपने बोला कि बराबर है। पर मैं नहीं बोल रहा हूँ, इंस्टीट्यूट खुद बोल रही है, लॉ खुद बोल रहा है कि इफ यू कमिट एनी ब्रीच, इफ यू कमिट एनी ब्रीच, अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, यू आर राइट। दूसरा कुछ एग्जांपल ले लेते थे। उन्होंने ये नहीं बोला है कि डिलीवर के रिलेटेड, उसने ये बोला है कि भाई इफ यू कमिट एनी ब्रीच और उससे सामने वाले पार्टी को लॉस नहीं हुआ है तो भर के देना पड़ेगा। सॉरी, दैट वाज माय मिस्टेक, थैंक यू। एग्जांपल तो उन्होंने भी नहीं दिए। नॉमिनल डैमेज में चेक करो, उन्होंने खाली अमाउंट बोली है 25 पैसा 50 पैसा। मेरी तरफ से थोड़ा एग्जांपल गलत गया, शी इज 100% राइट, थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग मी। क्योंकि उसने बराबर पकड़ा। लास्ट लेक्चर मैंने क्या बोला था कि भाई लेट डिलीवर करोगे और मैं एक्सेप्ट करूंगा तो आई कैन नॉट क्लेम डैमेजेस, करेक्ट है। लेकिन फिर भी उस केस में ले सकते हैं, क्योंकि देखो उधर क्या लिखा है, एक्चुअल लॉस नहीं हुआ है, तो 25 पैसा 8 आना वगैरह ले सकते हैं। उधर छोड़, समझा? अभी देख देख ना, 25 पैसे 10 पैसे ही दिए, सीएच इंस्टीट्यूट में भी वही दिए, सब जगह पे वही दिया, उसमें क्या मैं पैसा कमाऊंगा? उसको खाली पता चलना चाहिए कि तुमने ब्रिज किया इसीलिए चार्ज किया, बाकी कुछ नहीं। तो सर पेपर में आएगा तो क्या करेंगे? तो तुमको ये नहीं लिखना है, वही लिखना है कि कैन नॉट क्लेम डैमेजेस। अगर तुमको फिर भी लगता है तो दूसरा पॉइंट यू लिख सकते हो, रॉन्ग नहीं दे सकते वो लोग, दोनों लिख सकते हो। क्या लिखेंगे कि नॉमिनल डैमेजेस कैन बी चार्ज, और वो कब करते हैं? जब देयर इज नो एक्चुअल लॉस बट देयर इज अ ब्रिज, देन नॉमिनल डैमेजेस। तो दोनों साइड लिख दो, ऐसा होता है ना कभी कभी कि दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करें, तो दोनों लिख दो। रॉन्ग तो देंगे ही नहीं, उल्टा अच्छा रहेगा कि भाई तुमको ये भी पता है वो भी पता है, बहुत अच्छा है। ये खत्म। अब उन्होंने ना बकवास सा एक्सप्लेनेशन दिया है, पेनल्टी एंड कुछ है ना, पेनल्टी एंड क्या है, लिक्विडेटेड डैमेजेस। अब लिक्विडेटेड डैमेजेस मतलब अगेन प्रीफिक्स ही है, या अमाउंट फिक्स हो सकती है। वेट 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 वेट, हाँ उनके हिसाब से, अच्छा लिक्विडेटेड मतलब अमाउंट इज फिक्स और अमाउंट इज इजी टू कैलकुलेट बोलते हैं उसको। तो देखा, तो लिक्विडेटेड का मतलब, एक तो उन्होंने क्लियर, अच्छा ये इसमें नहीं आएगा ना, छोड़ो। लिक्विड, अरे ओके, सॉरी। लिक्विडेटेड डैमेजेस में उन्होंने ये बोला है कि लॉस जो एस्टिमेट हो सकता है उसका एक रीजनेबल कैलकुलेशन करो और अमाउंट पहले से ही फिक्स कर लो, वो कौन सा है? लिक्विडेटेड है। और जहां पे अनरीजनेबल है, यहाँ पे रीजनेबल है, यहाँ पे अनरीजनेबल है, तो वो पेनल्टी है। कुछ भी चार्ज करते हैं ना, गवर्नमेंट पेनल्टी लगाती है तो ये नहीं सोचती कि इससे हमको कितना फायदा है, कुछ नहीं, ऐसे ही चार्ज कर देती है, 1000 2000 5000। अब इसका क्या लॉजिक है कि 250 रुपया है, हेलमेट नहीं पहनोगे, सब मुझे नहीं पता अभी लेटेस्ट क्या पहने,
हेलमेट नहीं पहनोगे तो 250 रुपए 300 रुपए, जो भी। इसका क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है। इधर तो होता है, इधर लॉजिक नहीं होता। अब तो ठीक है ना सर, इंपॉर्टेंट है। नहीं, उन्होंने बोला है कि एज पर इंडियन लॉ देयर इज नो डिफरेंस, एज पर इंग्लिश लॉ ये दोनों डिफरेंस है। तो हम तो इंडियन लॉ पढ़ रहे हैं ना, हमको इंग्लिश का क्या लेना देना? तो मॉडल में दिया, मैं क्या करूं? तो इंडियन लॉ में तो कुछ नहीं होता, तुम कुछ भी चेंज करो, एक ही बात है, रीजनेबल करो अनरीजनेबल करो, कुछ भी, सब इसमें ही आता है इंडियन लॉ के हिसाब से। इंग्लिश लॉ के हिसाब से दोनों अलग है। डिस्टिंग्विश जो है ना, डिस्टिंग्विश दिया रहेगा, वो डिस्टिंग्विश एज पर इंग्लिश लॉ है, इंडियन लॉ के हिसाब से दिया है, स्टेटमेंट चेक करो। एज पर इंडियन लॉ देयर इज नो सच डिफरेंस। हाँ, तो ये इतना क्यों लिखा है मुझे नहीं पता, इतना नहीं लिखना है। डिस्टिंग्विश पढ़ लो, एक एक पॉइंट। तू भी पढ़ रहे? ये ले, देखना भी है ना, सेम ही है। हाँ, वो देख, डिस्टिंग्विश दिखेगा। इन शॉर्ट देखो, डिस्टिंग्विश का फॉर्मेट कैसे भी हो सकता है, टेबुलर फिकल होने की जरूरत नहीं है। कंटेंट दे दो, बात खत्म करो। डन। तो वो जो भी डिफरेंस है वो एज पर इंग्लिश लॉ लिख देने का, और बोल देने का दैट इज एज पर इंग्लिश लॉ। एज पर इंडियन लॉ देयर इज नो सच डिफरेंस बिटवीन लिक्विडेटेड एंड पेनल्टी। लिक्विडेटेड का टिपिकल मीनिंग एक्चुअली क्या है ना, जहाँ पे कैलकुलेशन इज इजीली पॉसिबल। अनलिक्विडेटेड का मतलब जहाँ पे कैलकुलेशन इम्पॉसिबल है, ये अनलिक्विडेटेड है एक्चुअली। इसमें कैसे कैलकुलेट करोगे एग्जैक्ट लॉस कितना हुआ? इसमें कैसे कैलकुलेट करोगे एग्जैक्ट कितना हुआ? इसमें कर सकते हो। अच्छा, इसमें भी थोड़ा बहुत पॉसिबल है, थोड़ा बहुत। इधर इम्पॉसिबल है। कैसे करेंगे पहले डिसाइड? तो क्या 10 करोड़? पेमेंट अलग बात है, बैंक की गलती हो गई। ये रेपुटेशन 10,000 का नहीं जाता, रेपुटेशन उल्टा ज्यादा जाता है। 35 करोड़ का गया तो कम रेपुटेशन इफेक्ट होता है, 10,000 का गया तो ज्यादा रेपुटेशन इफेक्ट होता है। अब ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है, ऑब्वियस है। ओके, विंडिक्टिव क्लियर है, एग्जाम्पलरी पक्का, श्योर। तुमको ही पूछ रहा हूँ पर्टिकुलरली। हाँ,
पक्का क्लियर है ना? हाँ, उसको ही क्यों पूछा है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि उसका कोई ध्यान अलग जगह या मूड व्हाटएवर इधर अफेक्ट नहीं होना चाहिए। आई डोंट वांट टू नो रे क्या होता है, जो भी होता है इस पे इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, बाकी मेरा उससे ही लेना देना है, बाकी कुछ लेना देना नहीं। हाँ हाँ, पढ़ना तू ही पढ़। एग्जाम्पल 9 वो पढ़ रहे हैं, उसको कुछ डाउट है। हाँ A borrows rupees 10,000 from me and gives him a bond for rupees 20,000 greater than 5 lakhs rupees 4,000. That's deduction. The bond shall become हाँ, तो पेनल्टी लगाया ना कि अगर नहीं दोगे तो इतना इतना भरना पड़ेगा। अनरीजनेबल है, कुछ भी दिया है, अमाउंट कुछ भी दिया है ना, अगर नहीं भरोगे तो इतना 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 देना पड़ेगा। अगर ड्यू कर है लेकिन उतना नहीं भरोगे तो कितना कितना 10,000 फ्रॉम बी एंड गिव्स हिम अ बॉन्ड ऑफ 20,000, तो 10,000 रुपया लिया, 20,000 का बॉन्ड बनाया, 5 ईयर लीज और चार 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 तो देने का ना। द होल शाल बिकम ड्यू, दिस इज इंप्रेशन बाय पेनल्टी। हाँ, तो नहीं भरोगे तो इतना इतना देना पड़ेगा। वो होल मतलब 20,000 रुपया भरना पड़ेगा। अगर लोन नहीं चुकाओगे टाइम पे तो इतना इतना भरना पड़ेगा, और ये पेनल्टी है। इसका थोड़ी कुछ एग्जैक्ट कैलकुलेशन हुआ है, नहीं अनरीजनेबल। तो अगर फिर भी तुमको ये करना है तो भाई अनरीजनेबल, बट तुमको नोट में ये भी लिखना है जो वहां पे नहीं दिया है कि एज पर इंडियन लॉ देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, खुद तो दिया स्टेटमेंट, 2 बार दिया स्टेटमेंट, कम से कम 2 बार है वो स्टेटमेंट कि देयर इज नो डिफरेंस, नो सच डिफरेंस एज पर इंडियन लॉ। तो हमको थोड़ी इंग्लिश लॉ पढ़ना है, हमको कौन सा लॉ पढ़ना है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है। अब मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों दिया है इंस्टीट्यूट, जरूरत ही नहीं थी। डन, पूरा डैमेजेस खत्म, तो शूट फॉर डैमेजेस खत्म हो जाता है, बराबर ना? आगे दूसरा, ये क्या पढ़ रहे हो पता है? ये रेमिडीज फॉर ब्रीच पढ़ रहे हैं, तो अब मैं ये हटा देता हूँ। डैमेजेस खत्म हो गया, डैमेजेस पेनल्टी एक्सेट्रा। अब दूसरा रेमेडी मैं हटा रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ये क्वेश्चन चल रहा है, सूट फॉर डैमेजेस ब्रीच रेमेडीज, सेकंड रेमेडी। मॉड्यूल में कौन सा किया सेकंड रेमेडी? शूट फॉर rescission of contract. रेसिशन, रेसिशन, रेसिशन मतलब कैंसलेशन। अब तुमने ब्रिज किया तो मैं छोड़ी छोड़ूंगा, मैं भी कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा। तुमने नहीं दिया गुड्स मुझे, नेक्स्ट डे पे लेके आओगे तो उससे फर्क नहीं पड़ता मुझे, मतलब आज नहीं लेना, बात खत्म। तो मैं क्या करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर दूंगा, मतलब कैंसिल कर दूंगा, टर्मिनेट कर दूंगा। देखो पढ़ लो अंदर चाहिए तो एग्जाम्पल होगा तो। टर्मिनेशन कौन करेगा? अग्रीड पार्टी है, सब में अग्रीड पार्टी करेगी ना। अग्रीड पता है ना रे, सफरिंग, यही वर्ड चाहिए पेपर, सफरिंग नहीं चाहिए, यही वर्ड चाहिए। उधर कुछ भी दिया हो यही वर्ड चाहिए। अच्छा, सब में एग्रीड पार्टी आएगी, इधर भी एग्रीड पार्टी होगी, बराबर ना? वही तो क्लेम करेगी डैमेजेस, जो ब्रिज करेगा वो नहीं, दूसरी पार्टी। नेक्स्ट, चले आगे, डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। जो पार्टी ब्रिज करेगी सामने वाली पार्टी कैन रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट, उसको रेसिशन, रिसेशन नहीं, रिसेशन इको में रेसिशन। नेक्स्ट, स्पेलिंग भी अलग है। हाँ, Quantum. क्वांटम मेरिट आज में रखो ना, लास्ट लेक्चर मैंने डिस्कस किया था थोड़ा सा इसके ऊपर। आगे बोलना, दूसरा पॉइंट स्पेसिफिक, हाँ एसपी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ये है क्या? ये भी डिस्कशन किया था, तलवार का एग्जांपल दिया था, नहीं दिया था? माय गॉड, एंटिक एंटिक पीस का। तो मैंने बोला था कि भाई मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? तलवार चाहिए। तलवार चाहिए मतलब क्या चाहिए? मुझे परफॉर्मेंस चाहिए। अच्छा, तलवार का परफॉर्मेंस नहीं, तलवार डिलीवर करो, जो तुमने वादा किया था वो निभाओ, उसको परफॉर्मेंस बोलेंगे और क्या बोलेंगे। तो ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है।
ये कब होता है? जब डैमेजेस इज नॉट सफिशिएंट और रेयर आर्टिकल है, रेयर आर्टिकल का कॉन्ट्रैक्ट है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं। अरे तलवार कौन और कौन थोड़ी देगा। हम तो भाई तलवार मांग रहे हैं, तलवार पिक्चर नहीं है, तुम नहीं तो कोई और वीसीडी दे दे। सॉरी, रेयर आर्टिकल है ना, तो रेयर आर्टिकल है तो मिलता भी नहीं है ना इजीली। और तुमने तो प्रॉमिस किया था, आप तुम टांग दे रहे हो, ऐसे थोड़ी चलता है। मुझे चाहिए, और मुझे वो इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं चाहिए थी, मुझे कलेक्शन में रखनी थी। तो मेरे उसमें सेंटिमेंट है इमोशनल, और मैंने तुमने वादा किया था तो अभी नहीं। हमने तो वही तलवार तुम्हारे गर्दन पे रख के बोला था कि बेचनी पड़ेगी। अरे भाई तुमने बोला, हमने जेठालाल ने प्रॉमिस किया कि टीवी बेचता हूँ, और बाद में मना कर दिया, तो तुम कोर्ट में जाके कंपेल नहीं कर सकते कि टीवी बेचना ही पड़ेगा, तो दूसरे दुकान से खरीदना। हाँ, लेकिन जेठा ने वादा किया था, अरे तो पैसे ले लेना उससे, उसने जो गलती की है, ब्रिज किया है, बिल्कुल किया है, हम मानते हैं। तो ये थोड़ी बोल रहे, ये है ना। अब तुम ये नहीं बोल सकते कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जेठालाल से टीवी चाहिए, नहीं उसको मिलनी चाहिए सजा। होते कौन हो तुम तुम्हारा फायदा देखो ना, लेकिन हमारा नुकसान हो आने जाने का पूरा खर्चा लो ना भाई। लेकिन अब वो नहीं देना चाहता टीवी, तो तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते। तुम्हारा नुकसान भर के बिल्कुल ले सकते हो, लेना भी चाहिए। अनड्यू एडवांटेज नहीं मिल सकता, भले तुम्हारी गलती नहीं है, दूसरे की गलती है, तो भी तुमको अनड्यू एडवांटेज नहीं मिलता। ये हट हो गया कि मुझे इसी से टीवी चाहिए, इजीली अवेलेबल है ना टीवी, ये चीज तो किसी भी दुकान, दूसरे दुकान में मिल जाएगा, लेकिन वो महंगा मिलता है, तो टेंशन मत लो ना, इससे डैमेजेस ले लेना। जितना भी महंगा मिलता है इससे ले लेना डैमेजेस, हम दिलवा देंगे। तो तुमको कुछ भी लॉस लॉस नहीं होगा, लेकिन चीज नहीं मिलेगी वहां से। तो इधर तो भाई रेयर आर्टिकल है तो मिले, उसमें कुछ ज्यादा दिया भी नहीं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, राइट। सिर्फ पढ़ लो, यही होगा और यही लिख सकते हो। डैमेजेस सफिशिएंट है तो डैमेजेस मिलेंगे, डैमेजेस सफिशिएंट नहीं है रेमेडी, तो ये मिलेगा। मुझे नहीं चाहिए डैमेजेस, और समझो बात को कि मैं डैमेजेस लेके क्या करूं, क्योंकि वो चीज इजीली अवेलेबल भी तो नहीं है। मतलब उसको जो परफॉर्मेंस करना था वही चाहिए मुझे, बस तुमने जो प्रॉमिस किया वही निभाओ। तो कोर्ट ये बोलेगा कि ये हट हो गया, क्योंकि वो तुम जो करने वाली हो वो ये भी कर सकती है, वो भी कर सकती है, तो यहाँ पे नहीं। लेकिन कुछ रेयर चीजें ना तेरे पास, जो सिर्फ तू ही कर सकती है, तेरे पास ही है वो, और तुमने वादा किया था, तो अभी तुमको निभाना पड़ेगा। तो टूट गया, वॉइड है। ये तो ब्रिज थोड़ी होता है, वो तो वॉइड है, अभी इसने तोड़ दिया तो भी वॉइड है। डैमेजेस वो बोल रहा है, मैं रेयर आर्टिकल नहीं दे सकता क्योंकि मेरे से टूट गया, आप पैसे ले लो डैमेजेस के। तो वॉइड है ना, तो उसकी गलती हो नहीं हो, डैमेजेस नहीं मिलेंगे। अब उसने जानबूझ के फोड़ दिया तो नुकसान उसका ही है ना, तो उससे डैमेजेस क्यों लेंगे? पागल है फिर, खुद ही फोड़ देगी तो। एग्जाम्पल पर तुमको लगा होगा सच निकल गया उसे, मजा कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है, पक्का? हाँ बोल ना। कॉन्ट्रैक्ट बेच कर गया और डैमेजेस करने के पैसे ही नहीं, तो फिर परफॉर्मेंस ही करना पड़ता। हाँ, परफॉर्मेंस ही करना पड़ता, नहीं इंस्टॉलमेंट हो गया फिर, तो क्या करेंगे उसमें? डैमेजेस घर भरने के पैसे नहीं और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पॉसिबल है। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिकल, बहुत स्पेसिफिक हो गया, कोर्ट डिसाइड करेगा। लॉ में कुछ नहीं दिया, तुमने जो बोला है उसके बारे में लॉ में कुछ नहीं दिया, तो कुछ तो कोर्ट को रखो। सब कुछ अगर लॉ में दे देंगे तो फिर जज क्या करेगा? तो स्पेसिफिक रेमेडी ये चीज ही ऐसी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोर्ट को जब लगे तब कोर्ट बोल सकता है कि भले तलवार का कॉन्ट्रैक्ट है तो भी मैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दूंगा, कोर्ट बोल सकता है। तो बात सिंपल है कि मुझे अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट था तलवार में, तो कोर्ट को पता चल जाता है इंटेंशन से, इसको इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट, इसको तलवार कलेक्ट करने का कोई शौक नहीं है, ये खुद भी ट्रेड ही करता है, यही बिजनेस करता है, तो बिल्कुल कोर्ट बोलेगा कि तलवार नहीं मिलेगी, एक काम करो पैसे ले लो। बुद्धि में जा रहा है।
तो फिर मेरिट्स ऑफ द केस पे होता है, कोर्ट डिसाइड करता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। बहुत जबरदस्त एक्ट है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाला, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं आता। ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट नाम का एक एक्ट है जो तुमको सिलेबस में नहीं है, इंटर में भी नहीं है, फाइनल में भी नहीं है, होना चाहिए था, काम का है लेकिन नहीं है। डिफिकल्ट है, सीएस एग्जीक्यूटिव में आता है और लॉ में एलएलबी में आता है, सुपर एक्ट है, डिफिकल्ट है ऑब्वियसली, लेकिन बहुत कुछ उससे नॉलेज में इंक्रीमेंट होता है इन रियल लाइफ। हाँ, मतलब अगर एक बंदे ने फ्लैट बेचने का प्रॉमिस किया और बाद में दूसरी पार्टी, समझ में आ गया ना, बड़ा ऑफर लेके आई तो तुमको बोल दिया कि नहीं देता जा, तो सीधा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंडर रेमेडी है। 90% लोगों को नहीं पता, लॉयर लोग को भी नहीं पता, क्योंकि तभी एग्जाम ऐसी फटाफट देके निकल जाते। समझ में आ गया? तो स्पेसिफिक रेमेडी नहीं पता होती, या तुम्हारे घर में कोई और रह रहा है और बाहर नहीं निकल रहा है, तुमको डिस्पोजेस कर दिया, मतलब तुम्हारे घर से तुमको निकाल दिया और वो रह रहा है, ऐसे होते हैं केसेस। मुंबई में आजकल कम होते हैं क्योंकि अभी ज्यादा लोग कॉशियस हो गए, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, तो उसमें भी तुम इमीडिएटली कर सकते हो। इसमें फायदा क्या होता है ना, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में इमीडिएट रेमेडी मिलती है। लेकिन एक बात है, उसमें क्रिस्टल क्लियर केस चाहिए, तुम्हारे फेवर में सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। कुछ भी थोड़ा बहुत हो जाए, कम निकले, नहीं मिलेगा, कोर्ट बोलेगा नहीं, एक भी पेपर कम है नहीं मिलेगा। क्रिस्टल क्लियर केस चाहिए, तुम्हारे फेवर में मिल जाएगा। बहुत वास्ट एक्ट है, बहुत जबरदस्त एक्ट है, क्यों नहीं है पता नहीं सिलेबस में, चैप्टर्स में फालतू फालतू टॉपिक्स रखे इंटर में, फालतू फालतू इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स नाम का रखा है, एकदम बकवास टॉपिक है। बकवास मतलब 1 घंटे में पढ़ के हो जाते हैं खत्म, 1 घंटे में प्रिपरेशन कंप्लीट, पूरे टॉपिक का पूरा चैप्टर खत्म हो गया। मतलब ऐसा नहीं कि एक नहीं, 2 घंटे, उससे ज्यादा नहीं। और उसमें ऐसा कुछ है भी नहीं कि उसको बार बार रिवाइज करना पड़े, ऐसे 2 चैप्टर रखे उन्होंने, और ये काम की चीजें वो नहीं रखी। ठीक है, वो तुम अलग से नॉलेज ले लो फिर। नहीं, एलएलबी तुम्हारी मर्जी है, करना है करो, नहीं तो नहीं करो, बट यूजुअली स्टूडेंट्स चार्टर्ड होते हैं वो एलएलबी कर लेते हैं, फर्क पड़ता है ना, पैकेज बढ़ सकता है लॉ का नॉलेज है तो। सेकेंडली प्रैक्टिस करते हो तो भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आ जाती है ना तुमको लॉ के बारे में, जरूरत पड़ती है। तुम लॉयर के काम नहीं कर सकते, लेकिन तुमको ये तो पता होता है ना कि लॉयर क्या काम करता है, तो वो चार्टर्ड के प्रैक्टिस में कहीं पर भी नहीं होता। वो तुमको एलएलबी में बहुत कुछ सीखने मिलता है, प्रोवाइडेड तुम सीरियसली पढ़ोगे तो। हाँ, ऐसी डिग्री लेते तो नहीं समझ में आया। वो एडवाइसेबल होता है कि करो ग्रेजुएशन के बाद, ऑब्वियसली सीए कंप्लीट होने के बाद कर सकते। मेन तो सी होगा तुम्हारा डिग्री, बट साइमल्टेनियसली कोई और पैक करने के एड ऑन क्वालिफिकेशन, मेन नहीं, एड ऑन क्वालिफिकेशन बोलते हैं उसको, तो लॉ कर सकते हो। वो मच्छर डिग्री होता है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमको इतना पढ़ने की आदत है, तो वो इतना सा होता है। तो वो तो कल 2 दिन इतना इतना ही पढ़ना पड़ता है ना इंटर में, फाइनल में कॉन्फिडेंट ज्यादा है ना, वो लैंग्वेज भी है हार्ड है थोड़ी, तो लॉ तो सिंपल हो जाता है, तो डिग्री आ जाती है, वो डिफिकल्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल आ जाती है, बिल्कुल सिंपल है। सीएस वालों के लिए लॉ का डिग्री इज नथिंग। एंडमोस क्या होगा, तुम जॉब कर रहे हो प्लस फाइनल का ग्रुप दे रहे हो, तो एंडमोस क्या होगा, 3 साल का लॉ तुम 4 साल में कंप्लीट करोगे, और उससे तुम्हारा करियर थोड़ी रुक रहा है। 5 साल में कंप्लीट करोगे तो कौन पूछने वाला है, तुमको खाली डिग्री से लेना देना है। कुछ लोग होते हैं नहीं, मैं इस पे फोकस करूंगा, अरे पागल, इसमें भी क्लियर होने के चांसेस कम है, उससे अच्छा इधर स्टार्ट तो कर। तो बात की, लेकिन तब ध्यान देना, टाइम की अपनी एक वैल्यू होती है, स्टार्ट करने में डरने की जरूरत नहीं है। एनीवेज चल, खत्म, नेक्स्ट। इंजेक्शन, मेरा फेवरेट केस, रेस 2 मूवी। अब मूवी की सीन की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ। केस बिटवीन दीपिका पडुकोन एंड तौरानी नाम का प्रोड्यूसर।
दीपिका पादुकोण तोरानी नाम का प्रोड्यूसर जिसने रेस टू प्रोड्यूस किया था। अब इसको मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करता। दूसरी बात ये कि कंटेंट नेट पे मुझे ज्यादा कुछ नहीं मिला इसके ऊपर, क्योंकि हमको तो दीपिका के मैरिज में इंटरेस्ट होता है, हमको इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं होता। हमको मतलब मीडिया को, और मीडिया को इंटरेस्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि हमको नहीं होता। मीडिया तो वही दिखाती है ना जो बिकता है। बीजेपी थोड़ी बोलेगी या कांग्रेस थोड़ी बोलेगी कि ये न्यूज मत दिखाओ। बीजेपी बोलेगी पॉलिटिकल न्यूज मत दिखाओ जिससे हमारी इमेज खराब हो। तुम दीपिका का न्यूज दिखाओगे तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये नहीं दिखाया गया। मैंने नहीं सुना है न्यूज कभी, मैंने यूट्यूब पे भी सर्च किया, इसके ऊपर कोई न्यूज नहीं है। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट केस है ये दोनों कॉन्सेप्ट समझने के लिए। ना सिर्फ ये, दोनों कॉन्सेप्ट समझने के लिए इससे अच्छा एग्जाम्पल तो हो ही नहीं सकता मेरे हिसाब से। दीपिका को तौरानी ने साइन किया और उसी वक्त दीपिका को XXX मूवी मिली और उसमें उसका लीड रोल था विन डीजल के साथ। नहीं देखा होगा, ठीक है। लाइक रीसर्जेंट कोई ऐसा पार्ट था, सेकंड पार्ट था। हाँ रिटर्न ऑफ था, कुछ पता नहीं रिसर्जेंट है रिटर्न ऑफ था, पता नहीं वो, ठीक है। उसको राइट ऑफ कर दो, सॉरी छोड़ दो, वो छोड़ दो। तो उसको उस वक्त हॉलीवुड की मूवी मिली। अभी ऑब्वियसली यार तौरानी का मूवी करेगा कोई, हॉलीवुड का मूवी करेगा, और हॉलीवुड में भी उसको लीड रोल है, ऑलमोस्ट बड़ा रोल है। मैंने मूवी देखी है, बड़ा रोल है एकदम। मतलब विन डीजल के बाद इमीडिएटली किसी का रोल है तो उसका है, बोले इतना इंपॉर्टेंट रोल हॉलीवुड में। तो वो कौन छोड़े? अरे भाई ऐसे 10 मूवीज छोड़ सकते हैं एक हॉलीवुड की, तो वहां पे गया तो गया ना, वहां पे एंट्री मतलब बात खत्म। अब बच्ची नहीं दीपिका साइन नहीं कर रही है, मतलब काम नहीं आने कर रही है, नाटक कर रही है कि नहीं करती जाओ। अब इस केस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दे सकते हैं या नहीं दे सकते? द आंसर इज नो, बिकॉज कोर्ट बोलेगा दीपिका को कि तुम काम करो, वो तो काम करेगी ही नहीं। इट्स लाइक पेंटर को बोल दो कि अभी पेंटिंग बनाओ, वो बोलेगा अभी मुझे पेंटिंग नहीं आ रही है। तो कोर्ट जबरदस्ती थोड़ी कर सकता है कि नहीं बनानी पड़ेगी, नहीं आ रही है। किसी सिंगर को बोल दिया कि अच्छा गाओ, नहीं आ रहा है, तो इट इज वेरी सिंपल टू नखरा करना, नहीं आ रही है एक्टिंग। तो ऐसे केस में ये नहीं मिलता। समझ में आ रहा है? नहीं समझा? अरे भाई कैसे करो जबरदस्ती? कोर्ट बोलेगा नहीं एक्टिंग करनी पड़ेगी। हाँ जाती हूँ शूट पे गई और एक्टिंग नहीं कर रही है, एक्टिंग नहीं कर रही, खड़ी रह गई। अब बोलेगा क्यों नहीं कर रही हो? नहीं आ रही है मुझे, तो कोर्ट जबरदस्ती करेगा। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। अब इधर तौरानी ने दिमाग ये चलाया, क्योंकि तौरानी ने नहीं, ऑब्वियसली उनके लॉयर दिमाग चलाते, नाक दबाए तो मुंह खुलता है। तो तौरानी ने बोला कि ठीक है मत करना काम, दूसरे मूवी पे काम नहीं करने का क्लॉज में दिया है। जब तक मेरी मूवी कंप्लीट नहीं होती तब तक दूसरी मूवी में नहीं कर सकती, क्लॉज में दिया है। अगर करोगी तो हम ये लेके आएंगे इंजंक्शन टू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो XXX भी नहीं करने की और ये भी नहीं करो, मत करो मेरी मूवी में काम। झक मार के आ गई, गाना उसी का है ना, झक मार के। अरे क्या करेगी बच्ची? करेगी क्या? करना ही पड़ेगा काम। अरे नहीं करेगी तो तुम XXX में भी तो काम नहीं कर सकती, बिकॉज इंजंक्शन फाइल किया था। अब प्रॉब्लम ये हो गया, हमको नहीं पता कि कोर्ट ने जजमेंट दिया या नहीं दिया, या दीपिका सामने से आ गई, ये मुझे नहीं पता। लेकिन ये दोनों फाइल हुए थे कोर्ट में, ये भी। अब इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिली मुझे, और मुझे जरूरी भी नहीं है उसमें डिटेल में जाने की। ये समझ में आ गया ना? तो इंजंक्शन होता क्या है? किसी को कोई काम करने से रोकना, जो उन्होंने वादा किया है। तो दीपिका ने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा उसके कि वो जब तक रेस 2 कंप्लीट नहीं होती तब तक कोई और मूवी को डेट नहीं दे सकती, क्योंकि उसके लोकेशंस भी फॉरेन में थे, बिग बजट मूवी थी। और ऐसे केस में तो कंप्लीट अवेलेबिलिटी चाहिए ना। यहाँ कहीं पे फिल्मिस्तान वगैरह में अगर शूटिंग है तुम कहीं और पे शूटिंग कर सकते हो, बट फॉरेन लोकेशन में शूटिंग है तो सारे प्रोड्यूसर्स वही करेंगे भाई, जब तक मेरी मूवी कंप्लीट नहीं होती दूसरा काम नहीं कर सकती। तो कोई जबरदस्ती थोड़ी है, करना है तो बोलो, नहीं तो मैं दूसरा ढूंढ लूंगा।
भाई मुझे चाहिए, मतलब तो तोरा नहीं बोलेगा कि दीपिका मुझे चाहिए, लेकिन तुम नहीं कर रहे हो तो कोई और कर लेगा। अब इसने वादा किया था कि काम करोगे, सपोज दीपिका मैं तोरा नहीं हूँ तो मैंने बोल दिया कि काम करना पड़ेगा। ये तो नहीं बोल सकता ना अभी। जो जानबूझ के आएगी शूटिंग पे नाटक करेगी तो मैं तंग आके बोल दूंगा भाई मत कर जा, खर्चा होता है ना मेरा। इसकी वजह से मेरा हर शूटिंग का एक पर डे खर्चा होता है। अभी आएगी और कुछ जानबूझ के खराब एक्टिंग करेगी तो ये भी तो रोल भी तो वेस्ट हो रहा है, और बहुत बड़ा कैलकुलेशन होता है प्रोड्यूसर का। तो मैं तो गिनता रहूंगा कि भाई ये क्या कर रही है, भाई जा तू जिधर करना है उधर कर। तो मैं ये नहीं चाहता, मुझे तो यही चाहिए, लेकिन ये करेगी नहीं काम, तो ये नहीं करवा सकते तो ये करवा दिया। इसलिए मैंने बोला नाक दबाओ तो मुंह खोलते हैं, मुंह मत खोलो, नाक दबाओ अपने आप मुंह खुलेगा। तो ये नहीं कर सकते ना, ये करो, पढ़ो इंजंक्शन क्या है, सेम तुमको पता चल जाएगा इंजंक्शन क्या है। एग्जाम्पल पढ़ लो तो भी पता चलेगा। नहीं वही एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल है ना। सर किसी को बिजनेस करने से रोकना सॉल्व होता है। तो उसके एक्सेप्शन में ये है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में भी था। हाँ सर, तो जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉय को बोला कि 5 साल तक मेरे लिए काम कर और किधर नहीं कर सकता। हाँ तो वैलिड है। तो अपना अगर बिजनेस कर रहा है सपोज, तो उसको अगर रोके तो इंजेक्शन हो गया। हाँ कुछ भी काम जो तुमने ना करने के लिए बात की है, अगर तुम वो करने वाले हो, नेगेटिव एक्ट, नेगेटिव एक्ट, और तुम वो काम कर रहे हो पॉजिटिवली, तो तुमको करने से रोकेंगे। कैसे रोकेंगे फिर, कोर्ट बोलेगा, और हम नहीं ना रोक सकते। अब मैं इसको रोक के रख नहीं सकता ना लॉक करके रूम में, तो मैं किधर जाऊंगा, कोर्ट में जाऊंगा, कोर्ट रोकेगा इसको, अब रुकना ही पड़ेगा, और क्या करेंगे। नहीं नहीं मूवी कंप्लीट करती हूँ, अब आई ना लाइन, करो कंप्लीट, जाओ ट्रिपल एक्स करो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरी मूवी कंप्लीट करो, मेरा क्यों नुकसान कर रही हो। और वहां पे तो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं ना कि मुझे दीपिका ही चाहिए, कि कैलकुलेशन होता है प्रोड्यूसर का। अब मुझे भी पता है कि उसको कितनी एक्टिंग आती है, कोई दूसरी भी हो जाएगी, कोई एक्शन मूवी है तो ये नहीं रहेगी तो कोई और सही। लेकिन मैं बहुत सोच समझ के उसको हायर कर रहा हूँ, उसका ओवरऑल फैन फॉलोइंग्स वगैरह ये सब देख के इन्वेस्टमेंट करूंगा रे। तो अब तुम टांग दे दोगे, ऐसा थोड़ी चलता है, बुद्धि में जा रहे हैं। तो ये नहीं है फाइल होगा। अब इतना प्रैक्टिकल चीज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में है, इधर नहीं। ये सारी चीजें एक्चुअली स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में ज्यादा डिटेल में आती है, इसमें बस दो दो तीन तीन लाइन है ना। इंजंक्शन के ऊपर तो पूरा 2-3 पेज का एटलीस्ट एक्सप्लेनेशन बनता है इंजंक्शन, उसमें भी टाइप्स होते हैं, लेकिन हमको नहीं है तो क्यों करने के। अच्छा दोनों कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं आते हैं, दोनों आते हैं, एक एक्ट है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लिखोगे तो अच्छा रहेगा, 1947 है आई गेस, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रेफरेंस किसका दिया पता है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो ये एक्चुअली ना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंडर मिलता है, इंजंक्शन भी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंडर मिलता है। समझा कुछ। पेपर में अगर स्पेसिफिक रिलीफ हाँ अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं, मतलब जज दोनों बुक लेके बैठेगा, कॉन्ट्रैक्ट भी स्पेसिफिक, उल्टा कॉन्ट्रैक्ट नहीं देखेगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट देखेगा। इसीलिए तो उधर उधर 2 लाइन दिए, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में होता ना तो उसके ऊपर 3 पेजेस होते, इतना लंबा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्सेप्ट, कम से कम 3 पेजेस, कम से कम, ज्यादा ही होगा। और वो डिटेल में इसमें है ही नहीं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट वो तो होना चाहिए था। वो एलएलपी एक्ट, कंपनीज एक्ट इंटर में रख देते, चलता था, इधर रखने की कोई जरूरत ही नहीं थी, उसकी जगह पे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट रख देते। तो मेरी तो बनती ही नहीं ऐसी है, ऐसे बनती ही नहीं, मतलब मुझे तो समझ में ही नहीं आता लॉ के केस में, अकाउंट्स वगैरह तो मेरी अथॉरिटी भी नहीं है। अब ये तो है हमको सिस्टम पसंद नहीं है तो क्या, लेकिन करना तो पड़ेगा। हर चीज थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है, जरूरी थोड़ी है कि हर चीज पसंद है, हर सब्जेक्ट पसंद है, तो करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है ना वो अच्छा लगे, तो भाई खत्म करो, मस्त है।
नहीं, पर्सनल चॉइस होता है। किसी को अब ये सर प्रोफेसर को बोलते हो मस्त ही को नहीं नहीं, एनीवेज किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को नहीं लग सकता, किसी को मैथ्स अच्छा लगता है, पर कितना भी मैथ्स अच्छा लगे फाउंडेशन के बाद मैथ्स नहीं है। नहीं है। ओए भगवान, अरे माय गॉड, इतना भी नहीं। मैथ्स अगर टेंशन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फाउंडेशन में निकाल लो, बाद में झंझट ही नहीं है। नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स कुछ नहीं। बेसिक बोर्ड मैथ्स वगैरह होते हैं ना, वो सिर्फ काम आ सकता है इंटर फाइनल में, वो भी विद कैल्सी। बेसिक ब्रैकेट क्लोज करते कैसे है, वो प्लस मल्टीप्लिकेशन, उतना नॉलेज लगता है इंटर फाइनल में, बाकी पूरा काम चाहिए। तो मुझे नहीं पता, वही तो बोल रहा हूँ मैं, नहीं रखना चाहिए। मेरे टाइम पे सीपीटी था ना, मेरे टाइम वाला सीपीटी, तब ऐसा था कि मैथ्स वाला पार्ट है ना, हम लोग ऑप्शन में छोड़ते थे। हम लोग मतलब मेरे सारे दोस्त, उनको लॉ और इको में पढ़ाता था तभी, मतलब मेरे थियरीज में मैं मास्टर था, तो मैं उनको पढ़ाता था कि ये ऐसा ऐसा करना है, वैसा वैसा करना है। वो मैथ्स पूरा ऑप्शन में छोड़ देते थे और पास हो जाते थे, 200 में से 110 115 आ जाते थे। उसके बाद में उन्होंने क्या लाया इंस्टीट्यूट में कि इंडिविजुअल पासिंग चाहिए। अच्छा, कभी नहीं था, कभी नहीं था। नहीं था, मेरे टाइम नहीं था, पहले 6-7 साल नहीं था, 4-5 साल नहीं था, तो मेरा कुछ थर्ड ईयर वगैरह होगा सीपीटी का। तो मैंने देखे ना मेरे सीनियर्स जो फाउंडेशन में क्लियर नहीं हुए, उसके पहले भी फाउंडेशन E1 था कुछ, वो छोड़ो, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, वो फेल हो गए और वो होने लायक भी थे नहीं पास। सीपीटी में सब लोग पास फर्स्ट अटेम्प्ट में, भर भर के रिजल्ट, पैसे मिले ना इंस्टीट्यूट को, क्योंकि इतने सारे लोगों ने इंटर में एडमिशन ली। तो तुमको क्या लगता है फिर अचानक फिर क्या चेंज करते हैं? वो बहुत सारे लोग हैं, सीए इंस्टीट्यूट एज वेल एज सीएस इंस्टीट्यूट तो जबरदस्त पॉजिटिव रिजल्ट निकालती है एंट्रेंस लेवल पे और एग्जीक्यूटिव लेवल पे मार देती है, और उनको चाहिए फीस मिले, ये मैं ओपनली बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है यही रीजन है, और क्या रीजन है इतना इजी रिजल्ट निकालने का। सीएस एंट्रेंस का रिजल्ट देखो तुम लोग, विदाउट क्लास पास हो जाते हैं, लॉ डिटेल में उनको, तुमको बहुत कम है, विदाउट क्लास विदाउट बुक, थोड़ा बहुत देख लिया ऊपर ऊपर से, 2-4 वीडियो देख लिया यूट्यूब पे, क्लियर। इतना सिंपल हो जाता है सीएस एंट्रेंस कभी। दिस इज फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मी। भाई इतना डिटेल में तुमको लॉ है और तुमको बिना कुछ ज्यादा पढ़े मिल जाए, क्या हुआ? मुझे हंस मत, मेरे को गाली देते कुछ नहीं, गाली नहीं, मतलब हाँ, वो नहीं होता एडजस्ट, तो क्या करो दिन, ये फैक्ट है। तुम सोचो ना, और क्या लॉजिक होगा। और मैं पिछले 10-12 साल से दोनों इंस्टीट्यूट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, सीएस को ज्यादा, सीए को थोड़ा कम, लेकिन मैंने बहुत सारे वो चेंजेस देखे। P1 में मैं तो 10th 11 में था, लेकिन मेरे जो सीनियर्स थे या जो 2 साल 3 साल बड़े लोगों के साथ रहने का, वो अपने को थोड़ा विजन देते हैं और उनके एक्सपीरियंस से हम सीख सकते हैं। ये एक बचपन से संस्कार है मेरे में। ऐसा नहीं मैं उनके साथ ही रहता था, लेकिन मैं उनके साथ भी रहता था, डॉक्टर्स के साथ भी रहता था, क्योंकि डॉक्टर का एक जरूरत पड़ती है। कोरोना में तो कितनी ज्यादा जरूरत पड़ी, छोटा मोटा कुछ भी हुआ तो मैं डॉक्टर के पास जाता ही नहीं, उसको फोन करता हूँ, अरे कुछ नहीं रहे, ये ले ले, वो ले ले, ये गोली ले ले, बात खत्म कर, हो गया काम। एक डॉक्टर चाहिए पहचान में, एक सीए चाहिए कांटेक्ट में, एक लॉयर चाहिए, बात खत्म, बात खत्म। एक सीए, तुम सीए नहीं हो तो सीए चाहिए। नहीं, मैं किसी काम कर रही हूँ तुम्हारे लिए, हाँ फिर, हाँ पांडु भी चाहिए, हाँ हाँ मेरा है, स्कूल फ्रेंड है, रखा है वो, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती उसकी, जरूरत एकदम कुछ पड़े तो उसको फोन करे तो वो हेल्प कर सकता है, इतना रिलेशन रखा है। और उसी ने रिक्वेस्ट भेजी थी, तो मतलब बहुत 4th 5th 6th स्टैंडर्ड में थे हम लोग एक साथ, लेकिन उस वक्त की बॉन्डिंग अच्छी रहती है ना। है वो एकदम टिपिकल पुलिस इंस्पेक्टर, तो मुझे डरते ना ऐसे,
अच्छा मेरे को इधर उधर कुछ लफड़ा हो गया तो वो भी है, डॉक्टर तो चाहिए ही चाहिए, तो रखो ना कॉन्टेक्ट। और किसको नुकसान थोड़ी कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा स्वार्थी तो रहना चाहिए। खुद के बारे में खुद नहीं सोचेंगे तो क्या नहीं आएंगे, खुद को ही सोचना पड़ेगा। कोई नहीं आएगा अवतार वगैरह तुम्हारे लिए, तुमको ही करना पड़ेगा। वो भी स्वार्थी, खाली दूसरे का नुकसान मत करो, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट। नो पर्सन कैन ग्रो रिच आउट ऑफ अनदर पर्सन लॉस, बस उसको बस ध्यान में रखना है, बाकी तो स्वार्थी बनना है और क्या है। हर एक बंदा स्वार्थी बने इन सेंस तो जग का कल्याण ही है पूरा। ये सब लोग है ना बिगाड़ते रहते हैं, वो धार्मिक लोग, ये करो वो करो। भाई पहले आन करो फिर दान के बारे में सोचो। आ जाएगा। छोड़ो एनीवेज, रिलेशन में रखो। मैं हमेशा स्पेशली आई एडवाइज दिस टू प्रोफेशनल स्टूडेंट्स, फॉरगेट अबाउट दिस थिंग। यू नीड टू क्या बोल सकते हो उसको, ज्यादा से ज्यादा तुम लोग कॉन्टेक्ट बनाओ। और ये प्रोसेस धीरे धीरे, जॉब भी करना है आगे जाके तो भी कॉन्टेक्ट ज्यादा होंगे तो ज्यादा फायदा ही है ना भाई, कौन से कंपनी में प्लेसमेंट है वो पता चलता है। सेकेंडली अगर प्रैक्टिस करनी है तो कॉन्टेक्ट के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं सोर्स। क्योंकि कुछ काम तो ऐसे रहते, मैंने पहले भी बोला था कि उसमें कुछ स्किल्स है भी नहीं, ज्यादा स्किल्स ज्यादा नहीं है, लेकिन वो जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे कॉन्टेक्ट से उनके साथ, इसलिए वो काम मेरी वाइफ को मिलते। अच्छा तू इसकी वाइफ है तो किसी ना किसी को दे, ये नहीं बोलता वो बंदा, लेकिन हाँ किसी ना किसी को देना है तो तेरे को दे देते हो। अभी ये कब बोलोगे तुम, जब तुम्हारा रिलेशन होना कि वो ये काम ऐसा है कि भाई कोई भी कर लेगा, तो अगर कोई भी कर लेगा तो इसको दू या उसको दू, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मेरी रिलेटिव है या जो भी है तो मैं उसको दूंगा, डोंट माइंड, तो उसको दूंगा और क्या करूंगा मैं। तो ह्यूमन टेंडेंसी है ना, सबको अच्छा लगता है ना कि भाई नॉन पर्सन को मिलेगा। क्वालिटी खराब दे रहा तो नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन क्वालिटी सेम ही देगा तो फिर क्या फर्क पड़ता है, प्राइस भी रेट भी सेम। अरे तो चलो तुमको देखो पहचान मिला। तो बात ये है ना, अगर तुम सीए हो तो बहुत लोगों के बहुत सीए लोग फ्रेंड्स हो सकते हैं, कॉमर्स वालों के, लेकिन ऐसा है कि जब सीए का रिलेटेड आ गया ना तो तुम उसके दिमाग में पहला नाम तेरा आना चाहिए। अब वो तुम कैसे करोगे वो तुम्हारे ऊपर है। जैसे लॉ में कोई भी प्रॉब्लम होता है, अभी सोसाइटी में कोई नीचे अभी आ रहा था तब की बात है, उस बंदे ने पकड़ लिया, अरे एक काम है दोस्त रे, ये मंत्रालय में कुछ आया था इशू, ये केस है, वो केस है, वो कैसे ढूंढने का। उसको और भी है 2 लॉयर सोसाइटी में, हम तो टेनेंट है, लेकिन उसके दिमाग में पहला नाम मेरा आया। सबके मैं नहीं करने वाला, मेरी वाइफ करने वाली, वो बात अलग है, लेकिन घर में ही आया ना काम। वो मिले नहीं मिले वो अलग बात है, पर मिले तो, और ऐसे मिल चुके, ऐसे सिर्फ सिर्फ कांटेक्ट के बेसिस पे 6 डिजिट्स के काम मिल चुके, सिर्फ कांटेक्ट, प्योरली कांटेक्ट। अगर कांटेक्ट नहीं रखा होता फ्रेंडशिप का, फ्रेंडशिप बेस्ड कांटेक्ट, वो कांटेक्ट नहीं जो एडवर्टीजमेंट्स वगैरह वगैरह करके या मार्केटिंग कुछ नहीं, प्योरली फ्रेंडशिप कॉलेज लाइफ में उसके बेसिस पे अभी तक। वो भी तो हम लोग आराम आराम से करते हैं, इसलिए 6 डिजिट, थोड़ा और एफर्ट्स डाले तो और भी बने, 7 नहीं होगा लेकिन उसमें थोड़ा हायर नंबर हो सकता है, 7 भी हो सकता है। तो कुछ दोस्त तो ऐसे भी जिन्होंने प्रैक्टिस खत्म करने की कोशिश की, वो भी एक रिस्क होती है, क्योंकि आगे जा रहे हैं तो नीचे खींचने वाले भी होते हैं। तुम्हारे ऊपर है। इंजंक्शन क्लियर है, ये क्लियर है, और कुछ है क्वांटम मेरियट और फिर बाद में खत्म। क्वांटम मेरियट ये लास्ट लेक्चर बोला था, कल के लेक्चर में ही बोला था कि जितना बनता है उतना दे दो। कॉलेज का एग्जांपल दिया था मैंने, कॉलेज वालों ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया मेरा, तो तुमने ठीक है तुमने किया, जितना बोला है उतना पैसा तो दे दो। या अभी तुमने यहाँ से ओला बुक की चर्चगेट के लिए, तो बीच में अंधेरी उतर गए, इमरजेंसी कोई काम आ गया, तो तुमको पूरा चार्ज नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा तो करेगा ना। अब तुमने कैंसिल किए, उसने नहीं की,
या HM सर अगर मुझे बोले कि CA फाउंडेशन का पूरा लॉ खत्म कर और मैं खुद भाग जाऊं, नहीं वैसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, अगर मैं खुद भाग जाऊं तो कैन आई डिमांड पार्शियल अमाउंट? नो। लेकिन अगर सर कैंसिल करे, वो भी सर का भी कोई इंटेंशन नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन सर कैंसिल करे कि तुम मत पढ़ा अभी से, ठीक है आप कैंसिल तो कर सकते हो, लेकिन मैंने जितने आवर्स पढ़ा है उतना पेमेंट तो देना पड़ेगा, हम और क्या कर सकते हैं। क्वांटम में जितना हक का बनता है मेहनत मजदूरी उतना पैसा दे दो, खून पसीना, बात खत्म करो। पेपर में भी कांट रेट खून पसीना अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी। लेकिन याद रखने के लिए ऐसे टर्म्स याद नहीं रहते, प्रॉब्लम है। क्वांटिटी ऑफ वर्क डन या एज मच एज इट इज अर्न, ऐसा कुछ लिखा होगा इंस्टीट्यूट में दिया होगा, एज मच एज इट इज अर्न, मतलब मेरा जितना, हाउ मच आई डिजर्व, इतना इतना तो मुझे उतना पैसा दे दो। आपने बोला अगर आप भागते हैं तो फिर नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, पहले भी काम किया रहेगा उतना तो मिलेगा। नहीं मिलेगा, CA फाउंडेशन का नहीं मिलेगा, 12th का भी किया था वो मिलेगा। इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, आधा पार्ट पूरा किया ना, 12th का काम पूरा किया ना, CA फाउंडेशन आधा छोड़ो, CA फाउंडेशन का कुछ भी नहीं मिलेगा, 1 रुपया नहीं मिलेगा, 12th का देना पड़ेगा। कॉलेज वालों ने अगर आपको बोला कि कभी छोड़ दे पढ़ाना तो वो पैसा देना पड़ेगा, आप थोड़ा तो नहीं। हाँ, मैं तुम लॉजिक अप्लाई करो ना, मैं खुद भाग गया तो मैं किस मुंह से पैसे मांगू, किस मुंह से मांगू? वो शायद दे भी देंगे, लेकिन कैसे मांगू? नहीं, कोर्ट भी कैसे देगा? अरे तुम एक तो तुमने नुकसान किया उस सामने वाले का, तुम खुद पैसा मांग रहे हो भाई, वो सामने से निकाल दे तो बात अलग है। अब ये भी बात अलग है, उस कॉलेज में मैंने वो पैसे क्लेम नहीं किए क्योंकि मैं थोड़ा दूर की सोच रखता हूँ, कल को उठ के कोई उनसे काम मिल सके जिसके चांसेस है, इतनी तो रिस्क लेनी पड़ती है। तो उसके लिए मैं 4-5 हजार रुपए के लिए वो एक परमानेंटली कॉन्टैक्ट डैमेज नहीं कर सकता, वो मैं दूर की सोचता हूँ, लेकिन मैं चाहूँ तो रिकवर बिल्कुल कर सकता। अरे मुझे क्या फूल बनाएंगे, मुझे पता है लॉ, तो मैं बता ही सकता हूँ कि अंडर क्वांटम वेरिएंट नहीं तो, लेकिन मुझे पता है ना कि किसके साथ एक्शन ली जाती है, थोड़ा दिमाग भी तो अप्लाई करना है, लॉ थोड़ी खाली अप्लाई करना रहता है। क्वांटम वेरिएंट ये क्लियर है? अच्छा, नॉर्मली मैंने बोला था, अभी वही बोल रहा हूँ, नॉर्मली पार्टी नॉट एट फॉल्ट कैन क्लेम, क्या क्लेम करेगा क्वांटम वेरिएंट? मतलब ओला वाले की गलती थोड़ी है, गलती तुम्हारी है, अगर तुम जल्दी छोड़ते हो तो ओला बीच में, तो वो क्लेम करेगा, तुम नहीं। अच्छा, उसने खुद बोल दिया कि गाड़ी बंद पड़ गई, अभी जितना हुआ उतना पैसे दो, नहीं दोगे, जरूरी नहीं देना, तुम इंसानियत ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे शायद दे दो कुछ रीजनेबल अमाउंट, लेकिन देना जरूरी नहीं। सॉरी, अब दो काम बोले, सॉरी, अब दो काम बोले, दो पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, तो दो पर्पस का एक ही कॉन्ट्रैक्ट था, मतलब एक बार चर्चगेट जाना था और चर्चगेट से वापस आना था, उसका एक ही कॉन्ट्रैक्ट था, तो डिवाइड होता है ना, लेकिन 2 पार्ट में, तो चर्चगेट जाने तक ठीक था, आधे खराब हो गई, तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड तो हो रहा है ना क्लियरली, तो भले उसकी गलती है, आते आते दादर में गाड़ी खराब हो गई, तो उसने बोल दिया अभी कुछ नहीं हो सकता, गाड़ी खराब हो गई है, निकलो दूसरी टैक्सी वगैरह पकड़ लो, तो ऑब्वियसली चर्चगेट से दादर तक का जर्नी मुझे देने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ से चर्चगेट उसने लिया ना लेके, तो उसका तो देना पड़ेगा ना, उतना प्रपोर्शन क्लेम दे दो। अब कितना देना है वो थोड़ी पेपर में पूछेंगे, प्रोपोर्शनेट क्लेम देना है। So sir, if we don't give जो बीच में जो गाड़ी बंद पड़ गई, हाँ। we don't give, कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी गलती है, गाड़ी भी बंद पड़ी है तो मेरी गलती है क्या? या तो तुम्हारी है या तो भगवान की हो सकती है, लेकिन भगवान की है तो भगवान किस पे नाराज है? तुम पे, मेरे पे थोड़ी, गाड़ी तुम्हारी है ना। सर अगर उसने पुलिस वाले को बुलाया तो पुलिस वाले को बोले क्या कि तुम्हारी है गाड़ी, पुलिस वाले का क्या लेना देना? नहीं दिए पैसे, नहीं दूंगा, तो पुलिस तो इधर से आई बीच में, पैसे नहीं दे रहा तो क्या करें? नहीं करेगा, पुलिस वगैरह इसमें आती ही नहीं है, इसमें सीधा कोर्ट की बात करने की, पुलिस वगैरह नहीं।
कोर्ट में सेक्शन क्या लगाएगी पुलिस? ये पुलिस सेक्शन लगाती है सीधा, अच्छा गलत किया चल अंदर, ऐसा नहीं हो, ये पिक्चर में होता है। सेक्शन लगाने पड़ते हैं, अंडर विच सेक्शन यू अरेस्टेड। आजकल की मूवीज जैसे वेब सीरीज देखोगे तो उसमें सेक्शंस लगा के अरेस्ट करते हैं। वेब सीरीज आज के कॉन्सेप्ट पूरा नहीं है। क्वांटम मेरिट वो देख लो, इतना सिंपल नहीं है, देख लो कौन से सर्कमस्टेंसेस में इवन पार्टी नॉट पार्टी एट फॉल्ट कैन क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट। अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया और किसी पार्टी ने कोई बेनिफिट लिए है तो उसका पैसा देना पड़ेगा, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट देना पड़ेगा। या फिर कॉन्ट्रैक्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स एंड द पार्ट इज कंप्लीटली परफॉर्म, उतना पैसा बनता है। मैं और एग्जांपल देता हूँ, इंटीरियर डेकोरेशन का काम उसको दे दिया, ये खुद भाग गई काम आधा करके, तो हॉल का काम परफेक्ट कर लिया है, किचन का काम और बेडरूम का काम आधा छोड़ के भाग गई, तो किचन बेडरूम का नहीं मान सकती लेकिन हॉल का तो मान सकती है ना, बिकॉज हॉल इज सेपरेबल। ही कॉन्ट्रैक्ट था, एक ही कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें 3 रूम्स थे लेकिन एक का काम परफेक्ट किया ना। सर तो यहाँ से चल के जाना है तो डेली में बंद हो गई तो अंधेरी में का पैसा नहीं देना पड़ेगा, उसकी गलती है। अरे भाई 2 पार्ट में डिवाइड होना, इसके मैंने एग्जांपल्स दिए, अब हर केस में अलग अलग एग्जांपल होगा ना। 2 कॉन्ट्रैक्ट में डिवाइड होता है, यहाँ से चलना जर्नी कैसे होती है, एक और रिटर्न ना, ऐसी डिवाइड होती है ना जर्नी, और कैसे होती है। तो यहाँ पे क्लियर हुआ, यहाँ से नहीं हुआ, तो यहाँ से अगर दादर तक आया तो दादर तो थोड़ी मैं पैसे भरूंगा, मैं कितना पैसा भरूंगा। हाँ, यहाँ से चर्च रिटर्न। तो normally party not at fault can claim for quantum measure, but in some cases even party at fault जिसकी गलती है वो भी क्लेम कर सकता है। तो मैंने SYJC और CA फाउंडेशन दोनों का एक ही कॉन्ट्रैक्ट किया HM सर से। सपोज कोई एक अमाउंट डिसाइड हो गई है, मैंने SYJC पूरा कंप्लीट किया, CA फाउंडेशन में मैं भाग गया था छोड़ के, तो CA फाउंडेशन तो मैं किस मुंह से मांगू, लेकिन SYJC में मांग सकता हूँ पूरा। हाँ सेपरेट हो सकता है ना 2 पार्ट में, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक ही हुआ था। अरे होने दो, दोनों की एक ही डिसाइड हो गई थी, होने दो, लेकिन डिवाइड हो सकता है ना, तो प्रोपोर्शनली दे दो कुछ, एक रीजनेबल प्रोपोर्शन। अब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि मैंने CA फाउंडेशन आधा छोड़ने की वजह से HM सर का लॉस हुआ, तो वो डैमेजेस के लिए भी सूट फाइल कर सकते। ये बिगाड़ के चली गई रे किचन और बेडरूम का पार्ट, तो बैड वर्क के लिए मैं उसके ऊपर डैमेजेस भी लगा सकता हूँ, या जो अमाउंट होती है उसमें से वो अमाउंट कट करके दे सकता हूँ कि हॉल का अमाउंट दे दूंगा लेकिन उसमें से बैड वर्क का वो भी दिया, बैड वर्क का उतना पार्ट कट करके दे दूंगा। क्वांटम मेरिट वो तुम पढ़ोगे, जो कॉन्सेप्ट था वो तो मैंने बता दिया पूरा। सर हाँ मतलब अगर हाफ वर्क किया है तो नहीं मिलेगा, अगर फुल वर्क किया तो फुल वर्क किया तो क्वांटम मेरिट ही नहीं, फुल वर्क किधर से? आपने मतलब सेपरेट किया। हाँ सेपरेट का एक पार्ट पूरा किया, तो हाँ तो मतलब तू बेडरूम किचन का आधा आधा काम का पैसा नहीं ले सकती, लेकिन हॉल पूरा हो गया ना तो उसका तो ले ही सकती है ना प्रोपोर्शन। हाँ तो बाद में पढ़ लेना घर पे भी, ये वही है अभी पढ़ लो 2-4 मिनट में, फिर कॉन्ट्रैक्ट है कंप्लीट ना, खत्म। जैसे कुछ थोड़ी अभी स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर कर लेंगे। हाँ एक पॉइंट है, हाँ बोलो। उसका उधर से कोई लेना देना नहीं है, वो एक्चुअली ना रेसिशन में है, होना चाहिए था, समझा ना। रेसिशन में अगर पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया तो क्या लिखा है, कॉम्पेंसेशन भी मिलेगा। अगर तुमने ब्रीच किया तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करूंगा लेकिन मेरा नुकसान तो हुआ है तो मैं डैमेजेस भी ले सकता हूँ। वो एक्चुअली लास्ट पैराग्राफ है ना, उसको एरो करके रेसिशन में शिफ्ट कर, वो लास्ट पैराग्राफ गलती से वहां पे हुआ है, उसको रीलोकेट कर होगा रेसिशन में, क्योंकि वो रेसिशन का ही लेना जाएगा।
का एग्जांपल क्या आएगा when something is done without any intention to so gratuitous. ये इसमें है create for quantum merit विदाउट ग्रेचुइटी मतलब पर्सनल, हाँ लेकिन पर्सनल तो नहीं दिया, वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में भी था, तो मतलब देयर वाज नो इंटेंशन टू गिफ्ट यू समथिंग, तो फिर भी तुमने यूज कर लिया, तो तुमको वापस देना पड़ेगा। हाँ भाई तुम हराम हराम की कमाई नहीं खा सकते, वही प्रिंसिपल है और क्या। सेम प्रिंसिपल, हराम की कमाई नहीं खाना। डन। आज कुछ पहले लेक्चर ज्यादा थे, टेस्ट थी, एग्जाम थे। ओके डन। वो कुछ नहीं था, लास्ट था वो, खाली रेसिजन में था। ठीक है, कंप्लीटेड, तो कॉन्ट्रैक्ट है, कंप्लीट हो गया। और इसमें कुछ सेक्शंस है ही नहीं, मतलब मत करो, है तो भी मत करो। रेमेडीज में कुछ सेक्शंस है क्या? एक मिनट में नहीं, मतलब यार सब तो भी, तो सब ही करने पड़ेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। मत करो इसमें, मत करो। और क्योंकि कंपनीज में 15 सेक्शन है, वो सारे के सारे करने। यूनिट 5 में कोई सेक्शन नहीं है। सेकेंड यूनिट में सेक्शन नंबर 25, मतलब नो कंसिडरेशन, नो एग्रीमेंट, नो कॉन्ट्रैक्ट, वो एक सेक्शन है। और दूसरा सेक्शन 2D, वो तो कंसिडरेशन का डिफिनेशन। बस यूनिट 2 में खाली दो ही सेक्शन, 2D और 25 नंबर। थैंक यू वेरी मच, बाय। हाँ Good.